नमस्कार, एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स में आज डीएसएसएसबी एग्जाम 2018 ये पीजीटी मेल का क्वेश्चन पेपर है। 151 से लेकर 160 तक के कॉमर्स के क्वेश्चंस को आज इस पर फुल्ली एनालाइज करेंगे, समझेंगे। पार्ट 10 है ये इस सीरीज का, और ये जो एनालिसिस है इस सीरीज का ये काफी महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें कॉमर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जो ऑप्शंस होते हैं, जो महत्वपूर्ण ऑप्शंस होते हैं, हम सारे ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस भी आएंगे तो उनको भी आसानी से कंप्लीट किया जा सके। पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन्स ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए है इट इज ए पार्ट ऑफ कैश बुक, यह कैश बुक का पार्ट है। ऑप्शन बी इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट, यह एक अलग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इट इज ए सब डिवीजन ऑफ ए जर्नल एंट्री, यह जर्नल एंट्री का एक सब डिवीजन है। ऑप्शन डी इट इज ए लेजर अकाउंट, यह एक लेजर अकाउंट है। इनमें से जो सबसे सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, इट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है जिसको किसी बिजनेसमैन, किसी फर्म या किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया जा सकता है जिसका बैंक में अकाउंट है। इसको जब बनाया जाता है तो इसका पर्पज होता है कि कैश बुक जो कि बिजनेसमैन स्वयं लिखता है और पासबुक जो कि बैंक वाला अपडेट करता है, यानी कि जो बैंक लिखता है। एक बिजनेसमैन की कैश बुक को बिजनेसमैन स्वयं लिखता है और एक बिजनेसमैन की पासबुक को बैंक लिखता है, बैंक इसमें एंट्री करता है। कैश बुक के बैंक कॉलम की बात यहाँ पे होती है जब हम कभी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कैश बुक का बैंक कॉलम, और पासबुक उसी अमाउंट को रिकॉर्ड करता है जो बिजनेसमैन के बैंक में आता है या जाता है। इन दोनों में अमाउंट एक जैसी होनी चाहिए, सेम अमाउंट, क्योंकि ये जो कैश बुक है ये भी इसी चीज को दिखाता है कि बिजनेसमैन का बैंक में कितना रुपया जमा है, कैश बुक का बैंक कॉलम, और पासबुक भी इसी चीज को दिखाता है कि बिजनेसमैन का बैंक में कितना रुपया जमा है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से इन दोनों में अंतर आ जाता है कि कोई एंट्री यहाँ रिकॉर्ड हो गई है लेकिन यहाँ छूट गई है, यहाँ रिकॉर्ड हो गई है लेकिन यहाँ छूट गई है, एक जगह पे डबल एंट्री हो गई है, तो और भी अन्य कारण भी रहते हैं बहुत से। अब उन अंतर के कारणों को सही से जानने के लिए कि वो अंतर के कारण कौन कौन से हैं और उनका एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें तुलना की जाती है कैश बुक के बैलेंस की और पासबुक के बैलेंस की, और जो अंतर होते हैं उन अंतर के जो कारण होते हैं उनको खोज निकाला जाता है इसके माध्यम से। तो यह एक सेपरेट स्टेटमेंट है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट prepared to reconcile the balances of cash book maintained by firm and passbook maintained by bank at periodical intervals। ये periodical intervals यानी कि समय के अंतराल पे इनको मैच किया जाता है। साप्ताहिक भी हो सकता है, वीकली या फोर्टनाइटली हो सकता है या मंथली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एंटिटी इज क्रिएटेड बाय ए स्पेशल लॉ डिफाइनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड प्रिविलेजेस while prescribing the form of management and its relationship with government department are the feature of। इसमें पूछा गया है कि यह एक एंटिटी की बात हो रही है, एक संस्था की बात हो रही है जो कि क्रिएट की जाती है एक विशिष्ट कानून के द्वारा, और इस कानून के द्वारा इसके ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य परिभाषित होते हैं, इसकी पावर्स, इसकी शक्तियां जो होती हैं इस कानून के द्वारा परिभाषित होती हैं, और जो प्रिविलेजेस इसको मिले होते हैं वो भी इसके द्वारा परिभाषित होते हैं। ये प्रेस्क्राइब करता है फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का क्या फॉर्म होगा, किस तरीके का मैनेजमेंट होगा, एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और सरकारी डिपार्टमेंट के साथ इसका रिलेशनशिप क्या होगा। ये सब चीजें इस लॉ के द्वारा, जो स्पेशल लॉ के माध्यम से इसको बनाया जाता है, इसके द्वारा ये डिफाइन की गई होती है। ये फीचर कौन सी संस्था की होती है या ये एंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कौन सी एंटिटी इनमें से होती है, उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनी, बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सी मल्टीनेशनल कंपनी, एंड डी पब्लिक कॉर्पोरेशंस। इसका जो सही जवाब है वो है डिपार्टमेंट पब्लिक कॉर्पोरेशंस। इसका जो सही जवाब है वो है पब्लिक कॉर्पोरेशंस। बाकी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये ऐसी कंपनी होती है जो एक कंपनी अधिनियम के तहत
जिसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसमें 51% या उससे ज़्यादा सरकार का पैसा लगा होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उन अंडरटेकिंग्स या उन उपक्रमों या उन संस्थाओं को कहते हैं जो सरकार की किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीधे नियंत्रण में काम करते हैं और इन पे पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे भारतीय रेलवे। मल्टीनेशनल कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जिन कंपनीज से के एक से ज़्यादा देशों में 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं व्यवसाय होते हैं, ब्रांचेज के माध्यम से या फैक्ट्रीज के माध्यम से वो कई देशों में कार्य करती है, किसी एक देश में उसका हेड ब्रांच होता है। पब्लिक कॉरपोरेशन उन कॉरपोरेशंस को या उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनकी स्थापना संसद के या विधानसभा के किसी स्पेशल कानून के द्वारा की जाती है और उस कानून के द्वारा ही इसके जो अधिकार हैं या जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो परिभाषित होते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC एक्ट के द्वारा परिभाषित है, बनाई गई है। मल्टीनेशनल कंपनी generally has offices or branches in different countries and a centralized head office in home country where they coordinate global management. Next है DAS is a type of marketing research method whereby information is collected from published and other written sources to analyze and interpret the outcome. क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह एक मार्केटिंग रिसर्च मेथड है जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, एकत्रित की जाती है डिफरेंट पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित स्रोतों से और दूसरे रिटन सोर्सेस से, लिखित माध्यमों से। एनालाइज एंड इंटरप्रेट द आउटकम, और उसमें आउटकम को फिर एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। यह मेथड कौन सा मेथड है? इस ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड, डेस्क रिसर्च, फील्ड इन्वेस्टिगेशन या एक्सपेरिमेंट मेथड। इसका जो सही जवाब है वो है डेस्क रिसर्च। डेस्क रिसर्च में सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है पब्लिश्ड या रिटन सोर्सेस से। इसमें डेस्क रिसर्च या सेकेंडरी रिसर्च, डेस्क रिसर्च इज बेसिकली इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में इन्वॉल्व रहता है मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन इफ चेंजेस इन वन वेरिएबल कॉज चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल को एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि उसमें चेंज होता है तो अनदर वेरिएबल जो दूसरा वेरिएबल है घटक है उसमें क्या चेंज होता है। फील्ड रिसर्च में फील्ड में जाकर के काम किया जाता है। फील्ड रिसर्च इज डिफाइंड एज ए क्वालिटेटिव मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के मेथड हो सकते हैं ऑब्जर्व करके, इंटरेक्ट करके या अंडरस्टैंड पीपल के बिहेवियर जो है उसको अंडरस्टैंड करके। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन इज ए वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा थ्रू ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व करके लोगों के जो व्यवहार है उसको ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के ओल्ड और न्यू कंसेप्ट में प्राथमिक अंतर क्या है यह बताना है। ऑप्शन है प्रोडक्ट फोकस, बी प्रोडक्शन, सी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड डी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। दरअसल मार्केटिंग का जो पुराना कॉन्सेप्ट है सेल्स को ही कहा जाता है। पुराना कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, उसमें प्रोडक्ट पे तो फोकस रहता ही है, प्रोडक्शन करना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूट और सेल करना होता है। दरअसल मार्केटिंग का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सामान बनाओ और बना करके उसको बेचो और बेचने के बाद हमारा काम समाप्त। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि नहीं, ऐसे सामान नहीं बनाना, हमको कंज्यूमर सेटिस्फाई करना है। बाकी सब काम तो करना ही है लेकिन कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना प्राइम होता है इसमें न्यू कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग के पे। वो कहते हैं कि ये देखो कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड के हिसाब से सामान बनाओ, फिर उसको सामान की डिलीवरी करो और फिर देखो उसको सेटिस्फैक्शन मिला है या नहीं मिला है। न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मार्केटिंग ए बिजनेस फर्स्ट लुक्स एट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है एंड देन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा मार्केटिंग के स्कोप का पार्ट नहीं है। ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बी आफ्टर सेल सर्विस इश्यूज, सी प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज,
एंड डी रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो स्कोप है उसमें बाकी ये तीनों आ जाते हैं, लेकिन रिक्रूट करना ये HR का काम है। बेसिकली मार्केटिंग का जो स्कोप है उसमें ये एरियाज कवर होते हैं: मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रमोशनल डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन येलोड है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ठीक नहीं है, लेकिन था एग्जाम में आया था इसलिए एज इट इज इसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हैज नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सी थ्योरीज हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालती हैं? ऑप्शन है नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, आर्बिट्रेरी प्राइसिंग अप्रोच एंड मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच। इसका जो सही ऑप्शन दिया हुआ था जवाब इस एग्जाम में वो था सी, आर्बिट्रेरी प्राइसिंग अप्रोच। दरअसल आर्बिट्रेरी प्राइसिंग अप्रोच, जो आर्बिट्रेरी प्राइसिंग होता है, ये किसी एसेट की प्राइसिंग के लिए अपनाया जाता है तरीका, उसके रिटर्न को देखते हुए उसके प्राइस को जानने की कोशिश की जाती है। बाकी ये जो तीन है ये कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरीज है, तो इसलिए इसका ये सही जवाब है। हालांकि इन तीनों में भी एक फर्क है कि जो नेट इनकम अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की, नेट इनकम अप्रोच एक यह मान के चलती है, ये रेलिवेंट थ्योरी कही जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसका प्रभाव रहता है किसी संस्था के मूल्यांकन में, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच ये इररेलेवेंट मानी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली नॉट अ की एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ए फाइनेंस मैनेजर। इनमें से कौन सी फाइनेंस मैनेजर के द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्शन है मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी तैयार करना, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, परफॉर्मिंग फाइनेंशियल प्लानिंग करना, और डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल फाइनेंशियल मैनेजर का एरिया फाइनेंस से रिलेटेड सारे टास्क उसके एरिया में आ जाते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो। तो ये तो एक फाइनेंशियल मैनेजर के काम होते हैं। बाकी ये जो है मेकिंग रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी अकेले फाइनेंस मैनेजर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है, इसको टॉप मैनेजमेंट के द्वारा इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छंटनी करना, ये जब कोई संस्था अपने साइज को घटाना चाहती है तो अपने एम्प्लॉइज की छंटनी कर सकती है, अपनी कुछ एसेट को बेच सकती है। इस तरीके से कॉस्ट कट करने के मकसद से जब संस्था के साइज को छोटा किया जाता है तो उसके लिए रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं। Retrenchment strategy, this is often used in order to cut expenses with the goal of becoming a more financial stable business। ज़्यादा financial stable business बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। It involves withdrawing from certain markets। इसमें कई तरह के इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, किसी मार्केट से बाहर आना, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग सर्टेन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट को बेचना डिसकंटिन्यू कर देना, कुछ प्रोडक्ट्स को बंद कर देना, कुछ सर्विसेज को बंद कर देना, इन ऑर्डर टू मेक ए बेनिफिशियल टर्न अराउंड, ताकि बेनिफिशियल वापसी की जा सके। इट इज ए टॉप मैनेजमेंट डिसीजन। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इनमें से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी नहीं है? ऑप्शंस हैं ए KRCARE, ऑप्शन बी CRAII, ऑप्शन सी ICRA एंड ऑप्शन डी FITCH फिच। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, यहाँ पे क्रेडिट का मतलब होता है साख मतलब फाइनेंशियल इमेज किसी संस्था की फाइनेंशियल इमेज को क्रेडिट या साख कहते हैं। साख रेटिंग एजेंसी जो होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये विभिन्न देशों को या विभिन्न संस्थाओं को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से रेटिंग देती हैं कि उसकी रेटिंग क्या है, रेटिंग है, ये पॉजिटिव है, ए डबल है, ए ट्रिपल है, या बी है, बी प्लस है। तो इस तरीके से रेटिंग देती हैं जिसके अनुसार ये पता चलता है कि संस्था की या इस व्यक्ति की या इस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। बाकी केआर, इकरा और फिच ये तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग्स टू द मॉडर्न ईरा ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन से ऑथर हैं जो मार्केटिंग के मॉडर्न ईरा से संबंधित हैं? ऑप्शन है टाउसले एंड क्लार्क,
E.J. मैकार्थी, ऑप्शन सी एडवर्ड एंड डेविड एंड ऑप्शन डी पायले। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी E.J. मैकार्थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर असिस्ट इन अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग में मदद करता है। ऑप्शन है MS एक्सेस, ऑप्शन बी ऑडेसिटी, ऑप्शन सी कोरलड्रा एंड ऑप्शन डी टैली। तो टैली फाइनेंस इसका अकाउंटिंग का एक काफी फेमस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा बाकी जो है MS एक्सेस, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इसमें टेबल क्वेरीज आदि क्रिएट कर सकते हैं। ऑडेसिटी एक सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है मल्टी ट्रैक ऑडियो एडिटर एंड रिकॉर्डर, ये एडिट और रिकॉर्ड करने का काम करता है ऑडियो का। कोरलड्रॉ यह एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है और ये ग्राफिक्स में यूज किया जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन और एनालिसिस 10 क्वेश्चंस का। दरअसल बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट के माध्यम से कि आप सिलेबस DSSB के लिए क्या हो सकता है अन्य एग्जाम्स के लिए। देखिए एक चीज जान लीजिए कि DSSB ने एग्जाम के लिए कोई सिलेबस दिया नहीं है पर्टिकुलर जिसमें आइटम दे रखे हो, केवल इतना बताया है कि कुछ उसमें PG का पोर्शन रहेगा, ग्रेजुएशन का पोर्शन भी रहेगा। आप प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनसे काफी अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है और किसी भी सब्जेक्ट में खासतौर पे कॉमर्स का इतना वास्ट सिलेबस है कि ये संभव नहीं है कि सारे सिलेबस को सारी चीजों को पढ़ पाएं, क्योंकि कोई पिन पॉइंट सिलेबस दिया नहीं है बोर्ड ने कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। तो आपके लिए मैं बार बार यही बताता हूँ, इस वीडियो में आज फिर बताता हूँ, आपको 11th और 12th के बिजनेस और अकाउंटेंसी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा PG और ग्रेजुएशन के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, लोग बोलते हैं कि टॉपिक्स बता दीजिए, तो ये बता पाना संभव नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है। हाँ, इस पे संभवतः कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, सारे टॉपिक्स की लिस्ट बना करके तो दिखा पाऊंगा कौन से टॉपिक्स हैं। और उसके बावजूद भी ये कोई लिमिट नहीं कि इनमें से आएगा। हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हैं वो जिन टॉपिक्स में से आए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम लर्न कर सकते हैं नॉलेज को, और आप कवरेज आपकी अच्छी बन जाएगी पेपर की। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहें, आपको कुछ नहीं करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने व्यूज रख सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।